आई नो सीए बन के ज्ञान देना बहुत आसान है कि एएफएम के पेपर के ट्रॉमा से अब उभर जाओ, भूल जाओ उसको और अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लगो, ऑडिट का पेपर के पूरा कंसंट्रेशन डालो। ये सब बातें हैं, बट जिस फेज से आप गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेरी स्टूडेंट से बात हो रही है, मेरे जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि सर क्या करें, क्यों करें सर, फायदा ही नहीं ऑडिट करने का, होने तो वाला है नहीं कुछ। मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने बोला कि सर हम कॉन्फिडेंट 40 भी बोल सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हो सारे ही बच्चे 40 के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और उस केस में आप समझो आईसीआई के अब 2 अटेम्प्ट्स ही हो चुके हैं। आईसीआई को पता है 10% रिजल्ट तो निकालना पड़ेगा, आपको ग्रेस नंबर मिलेंगे, इट्स प्रूव्ड, इट्स एवरीबॉडी हैज सेड दिस एंड वी ऑल नो एएफएम वाज क्रेजी आउट ऑफ बॉक्स, द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, सबको पता है। पर अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी आईसीआई के खिलाफ गाली निकालने से कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ पेपर्स बचे हैं। प्लीज 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 थोड़ी मेच्योरिटी, थोड़ी मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब थोड़ी नहीं, शायद आपको अपनी पीक पे लेके जानी पड़ेगी। ऑडिट की तैयारी में लगो, जो अपने हाथ में है वो हम करते हैं। इन दिस वीडियो जस्ट नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेक एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस आईसीएआई's मार्किंग ट्रूथ। वी विल डिस्कस सीए फाइनल ऑडिट में आईसीएआई नंबर कैसे देता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 5 मिनट में मैं पूरा आपको क्रक्स बता दूंगा ऑफ 100 प्लस सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस दैट आई हैव डन फॉर द जनवरी 26 अटेम्प्ट अलोन। और पिछले 5 अटेम्प्ट से भी मैं सीए फाइनल की ऑडिट की कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज देख रहा हूं, उनका एनालिसिस कर रहा हूं। तो उस सबका लेखा जोखा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आई कैन गारंटी उस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके 10 मार्क्स का फर्क पड़ेगा। कोशिश करना है इस वीडियो को सिर्फ पीडीएफ दे दो सर हमको, हम टेलीग्राम पे देख लेंगे। 5 मिनट लगा के इस वीडियो को पूरा देख लो यार। पीडीएफ सिर्फ देखोगे तो कुछ चीजें मिस इंटरप्रेट कर जाओगे। सबसे पहले एक सिंपल बात, हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत सिंपल बात, रीडेबल लिखना बस यार। प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं होते बट रीडेबल लिखना, कीड़े मकोड़े मत लेकर आना। एग्जामिनर को जितनी मेहनत कराओगे उतने नंबर कटने के चांस बढ़ जाएंगे। प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखना, सेपरेट बुलेट वाइज आंसर प्रेजेंटेशन करना, प्लीज बुलेट वाइज प्रेजेंटेशन करना, बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत लिख के आना। ओवर राइटिंग, इंसर्ट करना वर्ड्स, वाले काम मत करना, अच्छे से कट करके आगे लिख देना। हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना और क्वेश्चन को सेंटर में लिखना, कोई ओवर राइटिंग मत करना। 4A को 4C करने की कोशिश मत करना, A काट देना, C अलग से लिखना आगे, ठीक है। और फ्लो चार्ट्स और शॉर्ट फॉर्म्स हम लोगों को लिखने अलाउड नहीं है एग्जाम के अंदर, वो हम ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट्स ऑफ द केस, रीराइटिंग फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन हैज लिटरली नो मार्क्स। आपको लगता है कि जब कुछ आ नहीं रहा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने लग जाओ, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। यू विल वेस्ट योर टाइम। मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी आंसर शुड नॉट बी बियॉन्ड 1.5 पेजेस। 5 नंबर के क्वेश्चन में भी 1 पेज जितना आंसर लिखोगे उसमें भी 5 में से 5 मिल जाते हैं। रिमेंबर, क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। कीवर्ड्स को ही हाईलाइट करना है, एग्जामिनर को कीवर्ड 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 दिखाना है, उसे अंडरलाइन करो, उसे बॉक्स बना दो। जेनरिक लेंदी आंसर्स लिखोगे जिनका मतलब सिमिलर होगा बट कीवर्ड्स नहीं होंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। पूरा कीवर्ड्स का गेम है, पढ़ाई भी करो तो कीवर्ड्स ध्यान में रख के करो। अब आपको बता देता हूं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है हमें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी है, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो। आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ना है सबसे पहले। इसके बाद हमको पता लग जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लास्ट लाइन से समझ ही आ गया कि भाई क्या पूछा गया है। तो उस केस में हम लोग कोई भी इंट्रोडक्टरी लाइन भी नहीं लिखेंगे, कोई अननेसेसरी कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। हम लोग को ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि यू नो द पॉइंट्स आर एज फॉलोज करके डैश करके हमें पॉइंट्स लिखने शुरू करें। अरे सीधा पॉइंट्स पे जंप करो, देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो तो भी दिमाग में एक बात ध्यान रखना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी देयर विल स्टिल बी सेट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अवॉइड लेंथी एक्सप्लेनेशंस, डोंट जस्ट रीइटरेट फैक्ट्स एंड लॉन्ग पैराग्राफ्स। हमें लगता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो वहां पे जाके वापस से फैक्ट्स लिखने शुरू कर दो, क्वेश्चन के कॉपी पेस्ट करने लग जाओ क्वेश्चन के फैक्ट्स को, कुछ भी नंबर नहीं मिलने वाले। बट कंक्लूजन्स आर मस्ट। तो जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, वहां कंक्लूजन्स लिख के आएंगे। और ध्यान से देखना, कंटेंशन लिखा है तो कंटेंशन लिखना, गिल्टी लिखा है तो गिल्टी लिखना, और कहीं कमेंट लिखा है तो कमेंट में बता देना कि क्या आपको लगता है किसी पार्टनर ने सही किया कि गलत किया। कंटेंशन की जगह गिल्टी मत लिख देना, गिल्टी की जगह कंटेंशन मत लिख देना, बहुत कॉमन मिस्टेक है। अच्छा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो ध्यान से कंक्लूजन में जाके अगर परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज मेंशन कर देना। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस के बारे में। तो कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बोल रखा है गिव रेफरेंस टू स्टैंडर्ड, एग्जैक्ट लाइन होगी रेफरेंस टू स्टैंडर्ड लिखा हुआ, उस केस में हमें स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना पड़ता है। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन में दे रखा होगा, बाकी जनरली लाइन क्या लिखी रहती है, आंसर एज पर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। उस केस में स्टैंडर्ड से कोई मार्क्स नहीं होते, यू इवन इफ यू डोंट कोट एनी स्टैंडर्ड इट्स फाइन। और अगर आप अनश्योर हो कभी भी ऐसे एसआरई ऐसे ही एसआरएस के बारे में कि आप कौन सा इधर यूज होगा, इट्स बेटर नॉट टू कोट रादर देन कोटिंग इनकरेक्ट। ऑल्टरनेट आंसर्स को लेकर कुछ बात ध्यान से सुन लो। इफ द क्वेश्चन आस्क्स टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एलिमेंट या ओपिनियन, तो उस केस में आप स्मार्ट मत बनना, 2 एलिमेंट आइडेंटिफाई करके आ जाओ। फॉर एग्जांपल पीएसयू ऑडिट का क्वेश्चन है तो आप सोचो कि 2 कमिटीज में कंफ्यूजन है, दोनों कमिटीज लिख के आ जाऊं, या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट में कंफ्यूजन है, दोनों लिख के आ जाऊं। ऐसी गलती मत करना। अगर आपको ओपिनियन पूछा है तो ओपिनियन में ये मत लिख देना ऑल्टरनेट ओपिनियन, एक ओपिनियन में आप लिखो क्वालिफाइड, एक में लिख दो आप एडवर्स। ऐसे ऑल्टरनेट ओपिनियन भी नहीं लिख के आने। अगर आप ऐसा करोगे तो किसी सही के भी नंबर नहीं मिलने वाले। डोंट कोट मल्टीपल ऑल्टरनेट आंसर्स, यू विल गेट 0 इवन इफ 1 ऑल्टरनेट इज करेक्ट। प्रोफेशनल
प्रोफेशनल एथिक्स के लिए एक बात सुनो, यू कैन कोट मोर देन वन क्लॉज, ठीक है? अगर आपको 2-3 क्लॉज में कंफ्यूजन, आप 2-3 क्लॉज कोट करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मल्टीपल कंक्लूजन मत कोट करके आना। एक जगह लिखो गिल्टी और एक जगह लिखो नॉट गिल्टी, ये मत करना, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है अबाउट डिफरेंट केसेस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, तो अलग-अलग केस हैं, अलग-अलग पर्सन के, उस केस में सेपरेट कंक्लूजन आप दे सकते हो। हाउएवर एक ही इंसान के 2 सेपरेट केस हैं, तो उस केस में जहां पर एक केस के अंदर तो गिल्टी माना जाएगा वो इंसान और दूसरे केस में वो नॉट गिल्टी माना जाएगा, तो उस केस में हमको फाइनली एक ही कंक्लूजन देना है जहां पे हमें बताना है वो गिल्टी है, ठीक है? इसके अलावा कुछ और लर्निंग्स थी अपनी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव टू राइट ऑल द रेलेवेंट पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर। एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स कटेंगे नहीं, आप 5 की जगह 10 पॉइंट लिख के आ जाओ, 10वां पॉइंट भी सही होगा तो आईसीएसई एग्जामिनर उसे टिक करके आपको नंबर देगा। हम लोग को कहीं भी एक्स्ट्रा जाके पेपर में ये नहीं लिखना ऑल्टरनेट आंसर यहां से शुरू होता है, बस उसको आंसर के साथ साथ लिखते चलो, पॉइंट्स में मेंशन कर दो, जहां पर भी सही होगा एग्जामिनर नंबर दे देगा। अब प्रोफेशनल एथिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रोफेशनल एथिक्स में आपके कैसे 5 में से 5 है, 4 में से 4 नंबर है, उसके लिए ध्यान से सुनो नंबर कैसे मिलते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट करना पड़ेगा क्लॉज नंबर और क्लॉज की डिटेल देनी पड़ेगी, क्लॉज को कोट करना पड़ेगा कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ। पूरा एज इट इज वर्ड बाय वर्ड क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं, बट कीवर्ड्स रिटेन करते हुए आपको क्लॉज कोट करना पड़ेगा। 1 से 2 नंबर होते हैं क्लॉज कोट करने के। उसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन एंड द की पॉइंट्स एंड द एक्सेप्शंस। अभी तक मैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे नहीं गया हूं। हम लोग को प्रोफेशनल एथिक्स में लगता है क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस रिपीट करो, उसको लिखना है मिनिमम लाइंस में, बट उससे कोई भी मार्क्स नहीं है। इट्स ओनली फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग रेलेवेंट प्रोविजंस, की पॉइंट्स, जो भी एक्सेप्शन पॉइंट्स है जिसके मार्क्स होते हैं 2 से 3 मार्क्स, और इसी जगह पे स्टूडेंट्स नंबर खोते हैं। हमको क्लॉज लिखने के बाद इस पॉइंट पे ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग को एकदम शॉर्ट में फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देना है, एकदम मैक्सिमम 3-4 लाइन के अंदर, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, और एंड में हमको कंक्लूजन दे देना है क्लियर गिल्टी है कि नहीं है, वापस कोट करते हुए इसी क्लॉज को, ठीक है? अब आपको एक बात बता देता हूं, चैप्टर नंबर और गाइडलाइन नंबर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, उसके नंबर नहीं होते। क्लॉज नंबर आपको याद करने पड़ेंगे और क्लॉज नंबर के साथ साथ आपको कीवर्ड स्पेसिफिक जो कोटिंग है वो भी याद करनी पड़ेगी। अब कहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लूज मार्क्स इन प्रोफेशनल एथिक्स डिस्पाइट नोइंग कि उनको पूरा चैप्टर आता था, अच्छे से कर लिया, फिर भी नंबर नहीं आ रहे, तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली फैक्ट्स ऑफ द केस पे स्किप कर जाते हो आफ्टर कोटिंग द क्लॉज। वहां आप सबसे बड़ा डिजास्टर कर देते हो, ठीक है? या फिर आप लोग क्या करते हो, आप फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ साथ ही प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। नहीं, कोई भी चीज जो हम क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करते हैं अपने आंसर कॉपी में, हम सोचते हुए कि सुनो आंसर की शायद वॉल्यूम बढ़ जाएगी, या फिर हमको एग्जामिनर सोचेगा देखो इसमें अक्ल तो थी, इसने कुछ ना कुछ तो रिलेटेबल लिख दिया, नहीं मिलने वाले उसके नंबर। अलग से क्लॉज लिखो, अलग से उसके रेलेवेंट प्रोविजंस, की पॉइंट्स लिखो, एक्सेप्शंस लिखो, मिनिमम लाइंस में फैक्ट्स ऑफ द केस से लिंक कर दो, और उसके बाद में क्लियर कंक्लूजन दे दो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सर्टिफाइड कॉपी लर्निंग्स। आई होप इससे आपको थोड़ा फायदा मिलेगा, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। पैनिक में नहीं पढ़ना, एएफएम भूल जाओ, ऑडिट का टाइम है, ऑडिट में भी 60 नंबर आ जाएंगे। वी नेवर नो इफ इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ एएफएम, इट कैन बी द मोस्ट इजी पेपर ऑफ ऑडिट, बट एएफएम के ट्रॉमा में ऑडिट को बिगाड़ के आने से, तो मैं आपको बताता हूं, इससे बड़ा रिग्रेट आपको कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहो, मैं और चीजें शेयर कर रहा हूं भी आपके लिए। कुछ भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप पे डालो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।